Hello my dear friends, welcome to my YouTube channel Best Rankers Study. I hope you will continue your study. मुझे उम्मीद है कि आप अपना पढ़ाई को अच्छी ढंग से कंटिन्यू के साथ करते होंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। आई होप इस सभी बातों को केयर रख करके आप अपने स्टडी पर ज़्यादा फोकस रखिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो चलिए आज फिर से आप सभी के बीच में हम बिहार सिविल कोड का जो एग्ज़ाम होने वाला है इंग्लिश का 15 मार्क्स का पियोन एंड कलर का जो आपके एग्ज़ाम से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 36 का सवाल का जवाब, इन सभी सवालों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा हाँ से मुझे समझ आया। कितना मार्क्स आता है आप लोग कमेंट में भी बताइएगा। पहला सवाल है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम्स का मतलब क्या होता है, हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको उल्टा शब्द बोलते हैं, बोलते हैं ना बोलते हैं। तो मैन्युफैक्चर यहाँ दिया गया। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ निर्माण करना, बिल्ड करना होता है ना, निर्माण करना, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करना, पर प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना, इसका क्या सिनोनिम्स होता है। तो मैन्युफैक्चर का मतलब होता है निर्माण करना। तो उल्टा हम क्या बोले, कोई चीज़ को नष्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, बोलते हैं ना बोलते हैं। तो डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चर का मतलब निर्माण करना, तो डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, नष्ट करना। इससे 36 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यही आपका हिंदी में रहता कि निर्माण करना मतलब कोई चीज को बनाना का उल्टा शब्द बताइए क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा, तो आप क्या बोलते हैं, नष्ट करना होता है। इसलिए हम इंग्लिश में यहाँ दिया गया कि मैन्युफैक्चर का एंटोनियम्स बताइए, तो मैन्युफैक्चर का एंटोनियम्स हो जाएगा डिस्ट्रॉय, जो कि मैन्युफैक्चर का मीनिंग होता है निर्माण करना, बिल्ड करना, कोई भी चीज़ का हम निर्माण कर रहे हैं, इसलिए उसका उल्टा शब्द हो जाएगा डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। अगला सवाल है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन, वैसा ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए जो कि यूज किया गया। कहाँ यूज किया गया, इसमें, मतलब इतना जो सेंटेंस दिया गया इसमें यूज किया गया। किस रूप में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट मतलब एक शब्द के रूप में यूज किया गया है। फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब शब्दों का जो समूह दिया गया, इसमें एक शब्द में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले इसका मीनिंग समझिएगा, तब आप अच्छी तरह से इन सभी सवालों का जवाब आप कमेंट में जरूर बता सकेंगे। पहले है क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए ग्रुप ऑफ पीपल मतलब क्या है, लोगों का समूह, स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस ए डिजर्ट। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है, यात्रियों और पशुओं को दल जो होता है। देखिए यहाँ देखिए, ग्रुप ऑफ पीपुल मतलब यात्रियों का जो होता है समूह होता है, एंड स्पेशली ट्रेडर्स पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस ए डिजर्ट मतलब डिजर्ट मतलब पशुओं का दल, आदमियों का दल और पशुओं का दल को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ए ग्रुप ऑफ पीपुल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस डिजर्ट। तो बताइएगा इसका सही मीनिंग एक वर्ड में बताना है आपको, जिससे आप हिंदी में बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक शब्द में इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 37 का कैरावन। कैरावन का मतलब क्या होता है, कैरावन का भी मतलब यही होता है कि यात्रियों और पशुओं का दल जो एक साथ मिलकर क्या होता है, सफर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरावन। इसलिए 37 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉन्वॉय का मीनिंग क्या होता है, कॉन्वॉय का जो मीनिंग होता है जो एक साथ वाहनों या जहाज को चलाता है। कॉन्वॉय पूछे तो आप बोलिएगा कि वाहनों और जहाज को जो एक साथ चलाता है, मतलब गाड़ी और जहाज जो एक साथ चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वॉय बोलते हैं। कारावन का आपको बता दिए, जो यात्री और पशु जो एक साथ हिल मिल कर यात्रा करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कैरावन, जो कि आपका आंसर हो गया 37 का बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो गया है। अब प्रोसेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेशन का मतलब होता है लोग और वाहन मतलब लोग और गाड़ी का पंक्ति जो बनाकर जो हम लोग एक साथ चलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेशन बोलते हैं। आई होप इन सभी ऑप्शन को भी आप अच्छी तरीके से टैकल कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। इसलिए यहाँ बोला गया था सवाल में, एक ग्रुप ऑफ पीपुल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस डिजर्ट मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों और पशुओं का दल जो एक साथ यात्रा करता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कैरावन बोलते हैं। इसलिए 37 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर सवाल में दिया गया है, 4 ऑप्शन आपके पास है। इन सभी सवालों का जवाब देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सही जवाब बताते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इसको क्या बताना है, इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट में दिया गया है आपका
क्वेश्चन उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। हम आपको क्या बताए थे, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को आपको पहचानना। रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में जो बंद रहता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब हम किसको बोलेंगे, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ ये क्या हो गया, द एयरपोर्ट ऑफिशियल सेड, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है ना, द डेली फुटबॉल ऑफ पैसेंजर्स हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली सिंस लास्ट ईयर। यहाँ से यहाँ क्या होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद रहता है रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर बंद रहता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन सभी चीज को हम जो बताए थे आप समझ पाए होंगे। यहाँ क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या बोलते, सेड को यहाँ क्या, यदि आप इनडायरेक्ट में बदलिएगा, 12 में बदलिएगा, बोलिएगा नहीं सर हम नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि सेड का कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। द एयरपोर्ट ऑफिशियल मतलब एयरपोर्ट का जो ऑफिशियल था उन्होंने कहा था, किसको कहा था पता नहीं किसको कहा था, यहाँ कुछ इसका ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं दिया है, तो हम किस चीज़ को बदलेंगे। तो सेड का सेड यहाँ भी है, ए नंबर ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन में सेड का सेड दिया गया, यहाँ 12 दिया गया। भैया हम आपको क्या बताए थे, जैसे कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब में डायरेक्ट नरेशन में यदि यहाँ सेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया रहे, मान लीजिए यहाँ ऑफिशियल किसको कहा था, किसी को कहा था, मान लीजिए मुझे कहा था, तो सेड टू मी रहता तब ना हम इसको किसी को बदलते हैं, उसको बतलाया था, उसको बतलाया था। यहाँ जिसके ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है तो 12 हम कैसे बदलेंगे, नहीं बदल पाएंगे। अब यहाँ देखिए फिर से, द एयरपोर्ट ऑफिशियल सेड दैट, तीन ऑप्शन तो सेम मिल गया, सेड दैट इसमें भी है। पढ़ लेते फिर से शुरुआत ऑप्शन से, द एयरपोर्ट ऑफिशियल सेड दैट, यहाँ भी ठीक है, द एयरपोर्ट ऑफिशियल सेड दैट, द एयरपोर्ट ऑफिशियल सेड, यहाँ तक तो सही लग रहा है। क्या लग रहा है, यहाँ तक तो बहुत इजी लग रहा है। द डेली फुटबॉल ऑफ पैसेंजर्स हैज, हम आपको क्या बताए थे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे, आप बोलिएगा सर पास्ट में कैसे है, देखिए अभी हम आपको क्या बताते, से प्रेजेंट होता है, सेड क्या होता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, और थर्ड फॉर्म वर्ब क्या होता है, सेड भी होता है। परफेक्ट फॉर्म वर्ब उसको बोलते हैं थर्ड फॉर्म को हम, तो हम से को हम सेड में यहाँ बदल दिया गया है क्वेश्चन में, तो मतलब ये पास्ट में है। आप बोलिएगा सर पास्ट में कैसे, आपको बता दिए पास्ट में कैसे है। तो यदि पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब रहे, हैज को हैड में, कैन को कुड में, विल को वुड में, शेल को शुड में बदलते हैं। इसलिए यहाँ क्या है, हैज है आपका रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टेड स्पीच के डायरेक्ट नरेशन में हैज है, तो हम इसको बदलते समय इनडायरेक्ट नरेशन में हैज को हेड में बदल देते हैं, जो कि ए नंबर ऑप्शन में हैज का हैज है, इस कारण से ये ऑप्शन गलत हो गया है। अब देखते हैं बी नंबर ऑप्शन सही है या फिर गलत है। द एयरपोर्ट ऑफिशियल सेड दैट द डेली फुटबॉल ऑफ पैसेंजर्स वाज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली सिंस लास्ट पैसेंजर्स वाज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। क्या ये ऑप्शन सही है या फिर नहीं है, तो बताइएगा कौन सा स्टूडेंट इस सवाल का जवाब सही बताते हैं। नहीं, ये भी गलत है, वाज यहाँ दे दिया गया। हम आपको क्या बताए थे, हैज को हम किस में बदलते हैं, हैज को हम हेड में बदलते हैं, लेकिन यहाँ वाज दे दिया गया है, इस कारण से आपका बी नंबर ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं डी नंबर ऑप्शन सही है या फिर गलत है। द एयरपोर्ट ऑफिशियल सेड दैट द डेली फुटबॉल ऑफ पैसेंजर हेड, देखिए यहाँ हेड दिया गया। हम आपको क्या बताते, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के डायरेक्ट नरेशन में हैज रहे तो इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट में हैज रहे तो इनडायरेक्ट में हम हेड में बदलते हैं, यहाँ हेड दिया गया है, इस कारण से आपका ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप 38 नंबर सवाल का जवाब बहुत अच्छी ढंग से समझ पाए होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस प्रकार से नरेशन का कोई भी सवाल आएगा तो आप कन्फर्म के साथ एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए अगला सवाल है 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सबसे पहले सिनोनिम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। क्या होता है पर्यायवाची शब्द, जो कि आप हिंदी में बोलते हैं ना इसको, जैसे कि मान लीजिए आप हिंदी में क्या बोलते हैं, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या था, अश्व हवाजी तुरंग होता है ना, उसी प्रकार से मतलब वही मीनिंग होता है। तो सब पर्यायवाची का मतलब इंग्लिश में भी वही मीनिंग होना चाहिए जो इस वर्ड का मीनिंग होता है। चेउज, चेउज का मतलब होता है कोई भी चीज़ गड़बड़ हो ना, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें हमारे सवाल में कुछ गड़बड़ी हो गया, एक भी मतलब माइनस प्लस में गड़बड़ी कर दिए तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चेज। चेउज का मतलब होता है गड़बड़ी हो जाना, मतलब अव्यवस्था हो जाना। क्या बोलते हैं, इसको लिख लीजिएगा, गड़बड़ी हो जाना, गड़बड़ हो जाना। तो बताइएगा कौन सा ऐसा लग रहा है कि चार ऑप्शन में कि हाँ सर इसका भी मतलब गड़बड़ हो जाना। क्या क्या होता है इसका सिनोनिम्स हम क्या क्या बोल सकते हैं। डिसहार्मोनी का भी मतलब क्या होता है, गड़बड़ी हो जाना, गड़बड़ हो जाना, अव्यवस्था हो जाना। डिसऑर्डर मतलब ऑर्डर में है, मतलब उसको डिसऑर्डर कर देना का मतलब इस पंक्ति में चल रहा था, उस पंक्ति के ना हो करके ऐसे ऐसे चलने लगा, मतलब डिसऑर्डर हो गया।
और क्या हो सकता है, डिसहैर्री। डिसहैर्री का भी मतलब क्या होता है, अव्यवस्था हो जाना। लेकिन मेरा ऑप्शन दिया गया डिसहार्मोनी, जो कि बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, गड़बड़ी हो है ना, चेउज का सिनोनिम्स हो जाएगा। इसलिए 39 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 40 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब वैसा ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए जो फिलिंग द अनुसार, मतलब यहाँ जो दिया गया इसके अनुसार सुटेबल लगे। इट हैज बीन डैश ए प्लीजर टू मीट यू, क्या हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, क्या हो जाएगा, ए या एन लगा रहे तो उसके लिए कौन सा आता है, क्या आता है, सच आता है। क्या आता है, सच आता है। सच क्या है, सच क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है, सिंगुलर काउंटेबल। ए यहाँ बता रहा है तो ए के लिए कौन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आएगा। इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मतलब सच के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ प्रयोग कैसे हुआ, ए यहाँ दिया गया पहले से क्वेश्चन में। देखिए नहीं समझ आया, देखिए यहाँ ए क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को ए या फिर एन हो सकता है। लेकिन यहाँ प्लीजर का प से स्टार्ट होता है, प व्यंजन ध्वनि है, व्यंजन ध्वनि के पहले ए देते हैं, ना कि एन देंगे। एन नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, ए। ठीक है, लेकिन इसके लिए सच का प्रयोग करते हैं, इसलिए 40 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि समझ पाए होंगे इस सवाल को। 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर सवाल में क्या दिया गया है, 41 नंबर सवाल में फिर से साइनोनिम बताना है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनिम का मतलब क्या होता है, अभी हम आपको बताए थे, पर्यायवाची शब्द जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। तो रिलीएबल, मतलब रिलीएबल का मतलब क्या होता है, भरोसा, कोई भी चीज़ पर भरोसा करना। क्या होता है, भरोसा करने योग्य जो चीज़ होता है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलीएबल बोलते हैं। रिलीएबल बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं। तो बताइएगा कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि हाँ सर इसका भी मीनिंग रिलीएबल मतलब भरोसा योग्य होता है, भरोसा करने योग्य होता है। कि स्टेबल का भी मतलब क्या होता है, भरोसा योग्य होता है। और किसका मतलब होता है, ऑथेंटिक। क्या होता है, ऑथेंटिक का भी मतलब क्या होता है, भरोसा योग्य होता है। तो इसलिए ऑप्शन में मेरा दिया गया स्टेबल, इसलिए ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, भरोसामंद का सिनोनिम्स मतलब रिलीएबल का सिनोनिम्स स्टेबल हो जाएगा। इसलिए 41 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर सवाल से आप सभी स्टूडेंट कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। देखते कौन सा स्टूडेंट सबसे पहला जवाब बताते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर सवाल दिया गया है, क्या इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। ये सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस, मतलब कह रहा है ये सेंटेंस जो दिया गया एक्टिव वॉइस में दिया गया है। आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस, मतलब कह रहा है कि वैसा 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए जो इसका पैसिव वॉइस सुटेबल लगे, मतलब पैसिव वॉइस सही करे। द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, मतलब जो एक्टिव में था उसको पैसिव में बदलना। हम आपको क्या बताए थे, वॉइस में जो है सेंटेंस मतलब टेंस नहीं चेंज होता है, जो जिसमें रहता है उसी में रहता है। हैज को हैज बीन में बदलेंगे, तो हैज बीन इसमें भी है, हैज बीन इसमें भी है, हैज बीन इसमें नहीं है, इसलिए सी नंबर गलत हो गया है। हैज बीन इसमें भी है, 3 ऑप्शन तो मिल गया। आप देखते हैं यहाँ क्या माई रजिस्टर, क्या है माई रजिस्टर, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में दिया गया है। तो हम क्या सब्जेक्ट में माई रजिस्टर यहाँ भी है, माई रजिस्टर यहाँ भी है, माई रजिस्टर यहाँ तो ठीक है। अब देखिए माई रजिस्टर हैज बीन यहाँ भी, हैज बीन यहाँ भी, यहाँ तो मिल गया। अब ए स्टिल होगा या फिर, अब हम आपको क्या बताए थे, हैज बीन के बाद क्या होता है, परफेक्ट फॉर्म मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। तो इसका सही आंसर कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। ये माई रजिस्टर हैज बीन स्टोलन, वेरी गुड। स्टोल का जो होता है, स्टॉल का सही थर्ड फॉर्म वर्ब मतलब जिसको परफेक्ट फॉर्म वर्ब बोलते हैं, इसलिए स्टोलन हो जाएगा। इसलिए 42 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप बोलिएगा कि सर ए नंबर और बी नंबर ऑप्शन कैसे गलत हुआ, स्टोलन तो यहाँ ठीक, अपॉन यहाँ लगाने की क्या जरूरत है, प्रीपोजिशन हमको कोई डिमांड नहीं कर रहा है, यहाँ अपॉन लगाने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए बी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप कहिएगा कि सर अब डी नंबर हमको ऑप्शन बताइए, हैज बीन, ए स्टिल कहाँ से होगा। हम आपको क्या बताए थे, हैज बीन के बाद परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से भी जानते हैं, इसलिए क्या हो गया, डी नंबर ऑप्शन भी गलत हो गया है। इसलिए 42 का ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। माई रजिस्टर हैज बीन स्टोलन, माई मतलब मेरा रजिस्टर जो है चुरा लिया गया है ना, मतलब मेरा रजिस्टर चुराया जा चुका है, इसलिए 42 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 43 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। 43 नंबर सवाल में फिर से बता रहा है कि इसमें बताना है, इसका नरेशन बताना है। कह रहा है सेंटेंस हैज बीन गिवन डायरेक्ट,
इनडायरेक्ट स्पीच मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दिया गया है। आउट ऑफ द फोर गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच द बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब हमको कह रहा है कि जो है डायरेक्ट में दिया गया है उसको हमको क्या किस में बदलना है, इनडायरेक्ट में बदलना है। हम आपको क्या बताए थे बताइए, जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद रहता है वह क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ देखिए आप कहिएगा कि सर रिपोर्टेड स्पीच तो हमेशा बाद में ही ना रहता है, नहीं, कहीं भी दे सकता है, शुरुआत में दे सकता है, लास्ट में भी दे सकता है। जैसा कि इस सेंटेंस में दिया गया जर्मन इज इजी टू ईच, यहाँ जो देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया है, इसलिए यह क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। और यह सी सेड क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। आपका प्लेस चेंज भी कर सकता है, इससे आप घबराइएगा नहीं। हम आपको क्या बताए थे, यहाँ सी सेड, यहाँ क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में रहे तो उसको बदलते समय सेड को टोल्ड में बदलते हैं और कैन को कुड में भी बदल देते हैं, बदलते हैं ना बदलते हैं। तो अब यहाँ बता सी सेड, सी ने कहा था, किसको कहा था पता नहीं किसको कहा था, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट देता तब ना, फिर से अब हमको क्या बताना पड़ेगा, शेड को शेड में ही रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, शेड को शेड में। अब यहाँ देखिए सी सेज, सेज यहाँ क्यों करेंगे, जब मेरा सेंटेंस यहाँ पास्ट में है तो पास्ट को हम प्रेजेंट में कैसे बदलेंगे बताइए, ये तो गलत हो गया। ये नंबर ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ये तो बिल्कुल गलत है। सी इन्फॉर्म, सी सेड जर्मन इज इजी टू ईच, तो क्या हो जाएगा, आप सही आंसर इस सभी सवालों का जवाब आप जरूर बताइएगा। इन्फॉर्म थोड़ी ना किया था, इसलिए क्या हो गया, सी नंबर भी गलत हो गया। सी टोल्ड अस, उसको कहा था। अब अभी हम आपको क्या बताए थे, सेड यदि पास्ट में रहे हम टोल्ड में कब बदलते हैं, टोल्ड में हम इसलिए कब बदलते हैं आपको बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए सी सेड टू मी रहता, मतलब इसका ऑब्जेक्ट रहता, तब हम टोल्ड में बदलते, टेल में बदलते, आस्क में बदलते, इन्फॉर्म में बदलते। इस कारण से यहाँ टोल्ड भी नहीं होगा, इसलिए बी भी आपका क्या होगा, गलत हो गया। अब देखते हैं डी नंबर ऑप्शन सही है या फिर गलत है। सी सेड, हाँ बिल्कुल सही है। क्यों क्यों सही है, क्योंकि सेड का टोल्ड में नहीं बदलेगा, टेल में भी नहीं बदलेगा, इन्फॉर्म में भी नहीं बदलेगा, आस्क में भी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं। सी सेड मतलब उसने कही थी, क्या कही थी पता नहीं, किसको कही थी पता नहीं, क्यों किसको कही थी, तो ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया गया, इसलिए हमारा यहाँ जो हो जाएगा सी सेड। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदल हम आपको क्या बताए थे, दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। जर्मन वाज, वाज कैसे लगा आपको पता चला, बोलेगा कि हाँ सर हमको अब पता चल गया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट में है, इसलिए इज को वाज में, एम को वाज में, वाज को हैडबिन में, वायर को हैडबिन में बदलते हैं, इसलिए इज को हम किस में बदलेंगे, वाज में बदलेंगे, इजी टू इज। इसलिए डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 43 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इन सभी सवालों का जवाब आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। 44 नंबर क्वेश्चन है। यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी ये क्लास को शेयर कर दीजिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए वर्ड हैज बीन रिटन इन 4 डिफरेंट वेज। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि दिया गया जो निम्नलिखित क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो नीचे दिया गया है, ये वर्ड हैज बीन रिटन मतलब जो वर्ड जो है 4 भाग में लिखा गया है अलग अलग, ठीक है। आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट, मतलब इसमें कहने का तात्पर्य है कि एक ही शब्द क्या है, सही है, वही आपको बताना है कौन सा स्पेलिंग सही है, स्पेल्ड बताना है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड मतलब सही स्पेलिंग बता। करेक्टली का मतलब क्या होता है, सही। यदि इनकरेक्ट रहता है इसका मतलब गलत स्पेलिंग पर, लेकिन मेरा यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है करेक्ट, मतलब करेक्ट स्पेलिंग बताना, क्या इसका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। तो फेरेहेंड, फेरेहेंड का सही स्पेलिंग क्या होता है, क्या है, फेरेनहाइट बोला है, क्या बोलेंगे, फेरेनहाइट। तो इसका सही स्पेलिंग होता है FAHRENHEIT, जो कि बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है इसका स्पेलिंग आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, याद भी कर लीजिएगा जिसको याद नहीं है। तो अगला सवाल है डायरेक्शन दीजिएगा, मतलब जिसको आप हिंदी में बोलते हैं निर्देश, जैसे कि इंग्लिश में हिंदी में पढ़ते हैं ना, निर्देश 45 से 46 बताइए, इसमें ये दिया गया है। वही इंग्लिश में भी दिया गया कि डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 45 to 46 इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, मतलब 4 अल्टरनेटिव्स में डिवाइड किया गया है। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट, मतलब जो आपको बेस्ट लगता है, सबसे सुटेबल लगता है उसका सेलेक्ट ऑप्शन कीजिए। बेस्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द वर्ड सेंटेंस। तो 45 नंबर सवाल है फिक्स एन ऑब्जेक्ट फर्मली एंड डीपली इन ए सराउंडिंग मास। सबसे पहले इसका मीनिंग समझेंगे तब ना उत्तर देंगे, क्या होगा बताइएगा। तो इम्ड का मतलब क्या होता है, अंतः स्थापित, मतलब अंतः स्थापित होता है ना, मतलब ये फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है, किस लिए, फर्मली एंड डीपली, डीपली
इन ए सराउंडिंग मास, हमारे चारों ओर जितने भी मास है क्या है, फिक्स्ड है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, अंतः स्थापित है। इसलिए बी नंबर ऑप्शन इंग्लिश में बोलते हैं इम्ड बोलते हैं, जो कि 45 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 46 नंबर क्वेश्चन। अभी आप इसका मीनिंग बताइए। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आशा करना। क्या होता है? आशा करना, किसी के ऊपर क्या करना, निर्भर होना होता है ना। तो बताइएगा लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है आशा करना, किसी के ऊपर निर्भर रखना, निर्भर रहते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीसिपेट का भी मतलब क्या होता है? लुक फॉरवर्ड टू, इसका सिनोनिम्स हो जाता है। इसका मीनिंग यही होता है। लुक फॉरवर्ड का जो मीनिंग होता है, इसका भी मीनिंग एंटीसिपेट होता है। इसलिए 46 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि आप सभी स्टूडेंट सही जवाब बता रहे हैं। तो अगला सवाल बताइएगा 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर सवाल में दिया गया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड आर गिवन आउट, मतलब कह रहा है इसमें 4 वर्ड जो है दिया गया है। विच वन वर्ड इज करेक्ट, मतलब आपको एक वर्ड बताना है जो कि करेक्ट है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, मतलब सही स्पेलिंग बताएं। प्रोक्सीमेट का सही स्पेलिंग क्या होता है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रोक्सीमेट का जो सही स्पेलिंग हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन में हो जाएगा क्या, करेक्ट। PRO, प्रो, जैसे कि आपको याद नहीं है तो आपको हम बताना चाहता हूँ। प्रो यहाँ से याद कीजिए, प्रो हो जाए प्रोक्सीमेट, XIMAT। आप बोलिएगा कि सर ये तो ये भी गलत लग रहा है। आप बोलिएगा कि सर ये तो लग रहा है हमको ये भी गलत है। आप कैसे बताएं? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, वेरी गुड, आप सही बोल रहे हैं। क्योंकि डबल एम यहाँ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? प्रोक्सीमेट का जो स्पेलिंग होता है PRO क्या होता है बता देते हैं आपको, PROXIMATE होता है, ना कि डबल एम होता है। इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या ए नंबर सही है? ए नंबर भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ए ई नहीं दिया गया, इस कारण से आपका ए भी गलत हो गया। आपका जाएगा कि सर डी नंबर बताइए। प्रोक्सीमेट का सही स्पेलिंग होता है MATE होता है, लेकिन डबल एम दे दिया गया, इस कारण से भी गलत हो गया। और ई भी लास्ट में नहीं लगाया गया, इस कारण से ये भी गलत हो गया। इसलिए मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है PROXIMAT, प्रोक्सीमेट। अगला सवाल है 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन सवाल में दिया गया है, इसमें भी बताना है सही इसका मीनिंग क्या हो जाएगा। इस सभी सवालों का जवाब बताइएगा आप लोग। ये सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस, मतलब फिर से एक्टिव वॉइस में दिया गया है। आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच द बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इज पैसिव वॉइस। मतलब लग कह रहा है कि जो पैसिव वॉइस जो मतलब क्वेश्चन में दिया गया एक्टिव वॉइस, उसको पैसिव वॉइस में बदल के बताइएगा सही क्या हो जाएगा। तो द वर्कर्स आर बिल्डिंग द हाउस, क्या, तो देखिए बिल्डिंग द हाउस, हाउस क्या है यहाँ, बिल्डिंग का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ द हाउस यहाँ भी है, द हाउस यहाँ भी है, द हाउस मतलब सब ऑप्शन में द हाउस है, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको क्या बताए थे, यदि पैसिव मतलब वॉइस में आपको बताए थे टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द हाउस क्या सिंगुलर को ट्रीट करता है, तो इसलिए हम यहाँ देखिए आर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट में ही रखेंगे, कंटिन्यूअस में ही रखेंगे। लेकिन यहाँ वाज क्या दे दिएगा, पास्ट का सेंस दिया गया है, इस कारण से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वाज यहाँ भी दे दिया गया, पास्ट है, लेकिन यहाँ मेरा सवाल में दिया गया कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सवाल है, पास्ट में नहीं करना चाहिए। नरेशन नहीं है कि बदलेंगे, नरेशन में बदला जाता है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन गलत हो गया। अब कहिएगा कि सर सी नंबर तो यहाँ इज दिया गया, हम आपको क्या बताएं कंटिन्यूअस। आप बोलिएगा सर कंटिन्यूअस कैसे, आप कैसे जानते कंटिन्यूअस, यदि इज एम आर के बाद फर्स्ट फॉर्म पर ING लग जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। आप बोलिएगा सर ए नंबर ऑप्शन कैसे, आप बताइए कंटिन्यूअस, यदि बिल्डिंग यहाँ रहता तब ना होता, बिल्ट मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ दे दिया गया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसलिए मेरा ऑप्शन ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूअस फॉर्म में दिया गया है। अब डी नंबर ऑप्शन देखते हैं कैसे सही है। द हाउस इज, हाउस क्या सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए इज आता है। बीइंग, बीइंग कैसे लगा आपको पता चला, यदि एक्टिव वॉइस में मतलब इज प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING रहे, या फिर आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING रहे, या कुछ भी रहे प्लस ING रहे, तो उसको पैसिव वॉइस में बताते समय बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है जितना भी आपको बता रहे हैं केयर कर रहे होंगे आप। तो इज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, ब्यूल्ट होता है। हाँ जो ब्यूल्ट है ना, ये थर्ड फॉर्म डायरेक्ट दे दिया है, थर्ड फॉर्म होता ही नहीं है, इसलिए आपका सी भी तो गलत हो गया, आपको बता चुके हैं हम। तो इज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, बिल्डिंग, बिल्डिंग का थर्ड फॉर्म ब्यूल्ट होता है बाय द वर्कर। द हाउस इज बीइंग मतलब हाउस जब बिल्ड मतलब बनाया गया किसके द्वारा, बाय द वर्कर्स मतलब वर्कर्स के द्वारा बनाया गया है। इसलिए 48 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है इन सभी सवालों का जवाब अब अच्छी तरह से टैकल कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। अगला सवाल है
49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर सवाल में दिया गया है, क्या दिया गया है, डायरेक्शन 49 to 50 in the following question out of the four alternatives select the alternatives which best expresses the meaning of the idiom and phrases। इसका मीनिंग बताना है, ठीक है। तो ए बोन ऑफ कंटेंशन क्या होता है, मीनिंग दिया गया ए बोन ऑफ कंटेंशन। सबसे पहले ए बोन ऑफ कंटेंशन का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है झगड़े का कारण। लिख लीजिएगा, जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं लिख लीजिएगा। झगड़े का कारण जो हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ए बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े का कारण। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए बोन ऑफ कंटेंशन का मीनिंग होता है झगड़े का कारण। क्या हो जाएगा, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एन इशू और एन इशू ओवर विच देयर इज कंटिन्यू डिसएग्रीमेंट। क्या हो जाएगा, एन इशू ओवर विच देयर इज कंटिन्यूइंग डिसएग्रीमेंट, मतलब झगड़े का कारण। इसलिए 49 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज का सेशन का लास्ट सवाल है, कितना नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स 15 आउट ऑफ 15 आया है आज के सेट में, क्योंकि मॉक टेस्ट ही करवा रहे हैं। आप ये घबराइएगा नहीं, सर आप मॉक टेस्ट नहीं करवा, मॉक टेस्ट एक तरह से करवा रहे हैं। आप लोग मॉक टेस्ट कमेंट में बताइएगा कितना मार्क्स आता है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, हाँ सर आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। ऐसे ऐसे कमेंट के जैसा जैसा आपको लगता है। तो 50 नंबर क्वेश्चन है कि जीप योर लिप। जीप योर लिप का मतलब क्या होता है, यही हम लोग को नहीं पता रहा था कि जीप योर लिप का मतलब क्या होता है। सर हमको यही नहीं पता रहता है। इसका मतलब होता है किसी विष में अपना मुंह बंद करना, मतलब जैसे कि कोई भी जहर वाला चीज है, मतलब सुगंध है, उसमें क्या करें, मुंह को बंद कर लेते हैं। जीप योर लिप का मतलब होता है किसी भी विष की गंदगी जो आ रहा है उसके लिए हम क्या करते हैं, मुंह को बंद कर लेते हैं ताकि अंदर की ओर ना प्रवेश करे। जैसे कि होता है ना, कोई भी चीज सुगंध मतलब दुर्गंध चीज आता है, सुगंध बहुत खराब लगता है, इसलिए क्योंकि मन भी खराब हो जाता है उस कारण से, इसलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीप योर लिप। जीप योर लिप का मतलब होता है किसी विष में अपना मुंह बंद कर रखना। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, कीप क्वाइट अबाउट समथिंग। हाँ वेरी गुड, कीप क्वाइट का मतलब शांतिपूर्वक से हम अपना मुंह को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। इसलिए 50 का ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छी ढंग से समझ आया होगा। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है कि आज का सेशन उसको कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। यदि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर स्टडी के इसी वीडियो के अंत में कमेंट कीजिएगा, हाँ सर हमको इतना नंबर क्वेश्चन समझ नहीं आया। यदि आप तो चलिए ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको ज्वाइन करेंगे। तो चलिए आज